हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के चैप्टर के महत्वपूर्ण अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा पार्ट 1 का वीडियो है। इसके बाद हम पार्ट 2 का वीडियो बनाएंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट 1 के वीडियो में प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है। जीवाणुओं को नग्न आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता, परंतु सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यदि आपको अपने घर से अपनी जीव विज्ञान प्रयोगशाला तक एक नमूना ले जाना हो, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस नमूने से सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को प्रदर्शित करना हो तो किस प्रकार का नमूना आप अपने साथ ले जाएंगे और क्यों? तो देखिए उत्तर। हम अपने घर में आसानी से उपलब्ध होने वाले दही को प्रयोगशाला में नमूने के रूप में ले जा सकते हैं। वह सूक्ष्म जीव की उपस्थिति को प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि दूध का दही में परिवर्तन का किण्वन लैक्टोबैसिलस जीवाणु की सहायता से होता है। इसलिए दही में ये सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। दही में जो होता है किण्वन लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या है। उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। तो देखिए उत्तर। चावल, आटा, दाल का बना नरम नरम आटा। चावल, आटा, दाल का बना नरम नरम आटा जिसका प्रयोग डोसा व इडली बनाने में होता है, जीवाणु द्वारा किण्वित होता है। इस आटे का फूला हुआ दिखना CO2 के उत्पादन के कारण होता है। तो देखिए इसमें CO2 का उत्पादन क्या रहता है। देखिए किस प्रकार से, जैसे C6H12O6 को जब हम किण्वन करेंगे तो क्या होगा। देखिए 2C2H5OH प्लस 2CO2 बनेगा। तो देखिए इसी तरह ब्रेड का सना हुआ आटा ईस्ट द्वारा किण्वन होता है। अब अगला प्रश्न देखिए, जिसके कारण वह फूला हुआ रहता है ब्रेड। देखिए प्रश्न संख्या 3। किस भोजन आहार में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं, इनके कुछ लाभप्रद उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है। यह दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन कैसीन को जमाकर दही में परिवर्तित कर देता है। यह जीवाणु दूध से लैक्टोज को निकाल देता है, परंतु बहुत से व्यक्तियों को बिना लैक्टोज के दूध पीने पर एलर्जी होती है। ये जीवाणु महत्वपूर्ण विटामिन B12 उत्पन्न करते हैं तथा ये सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। देखिए जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है। कौन? जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। और यह दूध में जो शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक में बदलता है, और इस प्रकार से जो लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन कैसीन को जमा कर क्या करता है, दही में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। भाई देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 देखिए। कुछ पारंपरिक भारतीय आहार जो गेहूं, चावल तथा चना अथवा उनके उत्पाद से बनते हैं और उनमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग शामिल हो तो उनके नाम बताइए। उत्तर देखिए। गेहूं, चावल तथा चना अथवा उनके उत्पादन से सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके भटूरा गेहूं से, डोसा व इडली चावल व उड़द की दाल से इत्यादि से बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। हानिप्रद जीवाणु द्वारा उत्पन्न करने वाले रोगों के नियंत्रण में किस प्रकार से सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उत्तर देखिए। प्रतिजैविक सूक्ष्मजीवधारियों के उपापचयी व्युत्पन्न होते हैं। ये किसी अन्य सूक्ष्मजीवधारी जैसे जीवाणुओं के लिए हानिकारक अथवा निरोधी होते हैं। प्रतिजैविक प्रतियोगिता निरोध द्वारा रोगों को ठीक करते हैं। अधिकतर प्रतिजैविक बैक्टीरिया से ही प्राप्त होते हैं। जो अधिकतर प्रतिजैविक होते हैं बैक्टीरिया से ही प्राप्त होते हैं। प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है।
यह प्रतिजैविक हानिकारक रोगों को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के काम आते हैं। प्रतिजैविक संक्रमित रोग जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, न्यूमोनिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेनिसिलिन सर्वप्रथम प्राप्त प्रतिजैविक है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। किन्हीं दो कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में किया जाता है। तो उत्तर देखिए, रेमाइसिन को म्यूकर रेमोनियास नामक कवक से, पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त करते हैं। 7वां देखिए प्रश्न, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? तो उत्तर देखिए, प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक है मनुष्य का मलमूत्र। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित बल या फिर सीवेज कहते हैं। वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांश रोगजनकीय होते हैं। वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को प्रदूषित करते हैं। वाहित मल जो खुले में मल छोड़ देते हैं लोग पानियों में, इस प्रकार के मल को वाहित मल कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच पाए जाने वाले मुख्य अंतर कौन से हैं? प्राथमिक तथा द्वितीय वाहित मल उपचार के बीच पाए जाने वाले मुख्य अंतर कौन से हैं? तो देखिए उत्तर इसका, देखिए वाहित मल का उपचार वाहित मल संयंत्र में किया जाता है जिससे यह प्रदूषण मुक्त हो सके। यह उपचार 2 चरणों में संपन्न होता है। देखिए नंबर 1 प्राथमिक चरण। नंबर 1 देखिए प्राथमिक चरण, प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राथमिक उपचरण में मुख्यतः बड़े छोटे कणों की भौतिक क्रियाएं जैसे अवसादन, निस्यंदन, प्लवन आदि द्वारा अलग अलग किया जाता है। सबसे पहले तैरते हुए कूड़े करकट को नियंत्रण द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद ग्रिट मृदा व छोटे कणों को अवसाद द्वारा पृथक किया जाता है। बारीक कण प्राथमिक स्लज के रूप में नीचे बैठ जाते हैं और फ्लावी बहिस्राव का निर्माण होता है। वही स्राव को प्राथमिक उपचार टैंक से द्वितीय उपचार के लिए ले जाया जाता है। अब देखिए द्वितीयक उपचार। प्रथम उपचार में क्या होता है, इसमें क्या होता है देखिए, जो छोटे कण होते हैं उनको क्या किया जाता है, अवसाद द्वारा अलग किया जाता है। इसके बाद किया जाता है जो जल में तैरते हुए कूड़े करकट होते हैं उनको क्या कर लेता है, हटा लिया जाता है जल से। इसके बाद क्या करते हैं, जो छोटे कण होते हैं मिट्टी होती है उसको मिट्टी से जो कूड़ा करकट होता है उसको कूड़ा करकट को मिट्टी से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो बारीक कण है वो नीचे बैठ जाता है और जो प्लावी बहिस्रावण होता है वो क्या होता है, उसका निर्माण होता है। बहिस्रावण को प्राथमिक उपचार टैंक में द्वितीय उपचार के लिए ले जाया जाता है। अब देखिए द्वितीय उपचार में क्या होता है, देखिए द्वितीय उपचार में सूक्ष्म जीवधारियों का उपयोग किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन ताल एक उथला जलाशय होता है जिसमें वाहित मल एकत्रित किया जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होने के कारण शैवाल और जीवाणुओं की अच्छी वृद्धि होने लगती है। जीवाणु अपघटन करते हैं और शैवाल उनसे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण से उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन जल को दूषित होने से बचाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन ताल शैवाल और जीवाणु के बीच सहजीविता उदाहरण है। ऑक्सीजन ताल में होने वाली क्रियाओं द्वारा संक्रामक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के पश्चात केवल नुकसान न देने वाले पदार्थ ही रह जाते हैं। आगे देखिए, द्वितीयक उपचार के पश्चात प्लांट से बहिस्राव सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झरनों आदि में छोड़ दिया जाता है अथवा तृतीयक उपचार हेतु रासायनिक क्रियाविधियों द्वारा इसमें नाइट्रोजन द्वारा फास्फोरस लवणों को पृथक करने के पश्चात बहिस्राव को जलाशयों में मुक्त कर दिया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9।
क्या सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में किया जा सकता है? यदि हाँ तो किस प्रकार से? इस पर विचार करें। तो उत्तर देखिए हाँ, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में किया जाता है। बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होता है। गोबर में पादपों के सेलुलोजीय व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः इसका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है। गोबर में मुख्य रूप से मीथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है जो मीथेन का उत्पादन करता है। बायोगैस गोबर गैस संयंत्र का उपयोग मुख्य रूप से गांवों में खाना बनाने एवं प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्या? बायोगैस जो गोबर से बनता है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। देखिए, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जाता है। यह किस प्रकार संपन्न होगा? व्याख्या कीजिए। तो देखिए यह क्वेश्चन हमारा कितनी बार पूछा गया है लगातार, तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए, जैव नियंत्रण यानी बायो कंट्रोल। देखिए, पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जीव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। आधुनिक समाज में ये समस्याएं रसायनों, कीटनाशकों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती हैं। ये रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत विषैले तथा हानिकारक होते हैं। विषाक्त रसायन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जीवधारियों के शरीर में पहुंचते हैं। ये पर्यावरण को भी दूषित करते हैं। आगे देखिए, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर उपस्थित ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम जीवाणु के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप से परिवर्तित करते हैं। मृदा में मुक्तावस्था में रहने वाले अन्य जीवाणु जैसे एजोस्पाइरिलम तथा एजोबैक्टर भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर मृदा में नाइट्रोजन अवयव की मात्रा को बढ़ाते हैं। आगे देखिए, कवक अनेक पादपों यानी पौधों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। इस संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। ग्लोमस जीनस के बहुत से कवक सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं। इस संबंध में कवकीय सहजीवी मृदा से जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण कर पादपों को प्रदान करते हैं और पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी सूक्ष्मजीवी है जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में स्थिर करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक आदि। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया बहुत जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। आगे देखिए, पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन तथा पीड़कनाशियों पर हमारी निर्भरता से काफी हद तक कम किया जा सकता है। बैक्टीरिया बेसिलस थुरिनजिएसिस का प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। पिछले दशक में आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से वैज्ञानिक बेसिलस थुरिनजिएंसिस टॉक्सिन जीन को पादपों में पहुंचा सके हैं। ऐसे पादप पीड़क द्वारा किए गए आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। बीटी कॉटन इसका एक उदाहरण है, जिसे हमारे देश के कुछ राज्यों में उगाया जाता है। ड्रैगन फ्लाई, मच्छर और एफिड्स आदि बीटी कॉटन की क्षति नहीं पहुंचा सकते या क्षति नहीं पहुंचा पाते। आगे देखिए, जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। या बहुत से पादप रोगजनकों का प्रभावशील जैव नियंत्रण कारक है। बेक्यूलोवायरिस ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों तथा संधि पादपों पर हमला करते हैं जो आर्थ्रोपोड्स के हैं। अधिकांश
बैक्यूलोवायरसिस जो वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों की तरह प्रयोग किए जाते हैं, वे न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। यह विषाणु प्रजाति विशेष संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशक उपचारों के लिए अति उत्तम मानी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर का अभ्यास में दिए गए प्रश्नोत्तर का पार्ट नंबर 1। तो इस पार्ट में हमने 10 तक क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।